हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में, जो कि हमारे एफएम की यूनिट नंबर 1 थी। काफी सारी चीजें हमने देख ली थी। एक बार क्विकली चीजों को रिवाइज करते हैं और फिर आगे के जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में तोड़ा था, एक फ्लूइड और एक मैकेनिक्स। फ्लूइड का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जिसमें हमने सब्सटेंस क्या होता है ये देखा था और फ्लो क्या होता है ये देखा था। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी मैकेनिक्स के बारे में। इसके बाद मैंने आपसे बात की थी मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। और जो कि सॉलिड के केस में मैंने मैकेनिक्स बोला था, और आपका सोम बोला था, और लिक्विड के केस में मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स बोला था। तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फ्लूइड। बेसिकली इसके अलावा हमने क्या देखा था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब अलग अलग टाइप्स होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में भी। बेसिकली हमारा स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, जिसमें हम जो हमारा फ्लूइड है उसको रेस्ट कंडीशन पे एनालाइज करते हैं। सेकंड होता है कि हमारे फ्लूइड के मोशन को हम एनालाइज करते हैं, लेकिन जो फोर्स उस मोशन को कॉज करती है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, उसको हम बोल देते हैं फ्लूइड काइनेटिक्स। और अगर फ्लूइड को हम एनालाइज कर रहे हैं और जिस फोर्स ने मोशन को कॉज किया है फ्लूइड में, उसको भी हम एनालाइज कर रहे हैं, फोर्सेस को भी एनालाइज कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज योर फ्लूइड डायनेमिक्स। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने अप्रोच देखी थी, दो तरीके से हम करते थे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। फ्लूइड अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, अगर फ्री मॉलिक्यूलर मास होता है या नॉन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है तो हम फॉलो करते थे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। उसमें हमने नुडसन नंबर भी देखा था। अगर नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम थी तो हम उसको बोल देते थे फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। वेयर एज जब हमारा नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से लेकर 10 के बीच होती थी तो वो होती थी हमारी स्लिप फ्लो कंडीशन, और अगर 10 से ज्यादा होती थी तो फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। देन वी हैव एनालाइज्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दो तरीके की फोर्सेस के बारे में मैंने आपसे बात की थी। एक आपकी होती है सरफेस फोर्सेस एंड द अनदर वन इज आपकी बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्स जो पूरे के पूरे सरफेस पे लगती है उसको हम सरफेस फोर्स बोलते हैं, और जो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे लगती है तो उसे हम बॉडी फोर्स बोलते हैं। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड डेंसिटी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेट एंड डेंसिटी? वी हैव आल्सो एनालाइज्ड दैट कि जो वेट होता है वो मास इनटू ग्रेविटी होता है, एक तरीके की फोर्स होती है। वेयर एज जो आपका मास होता है वो आपके किसी भी क्वांटिटी को बता रहा होता है, तो एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी होती है। वेट इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर, वेयर एज मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास जो होता है वो आपका हर जगह कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेट होता है वो आपका हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है। ये सारी चीजें भी हमने देख ली थी। नेक्स्ट फिर हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। बेसिकली हमारी दो तरीके की फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड अनदर वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो फ्लूइड के मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो फ्लूइड के मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। और जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो फ्लूइड के साइज या उसके एक्सटेंट पे डिपेंड करती हैं। एग्जांपल के तौर पे जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के थे वो थे आपके टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के जो आपके एग्जांपल थे वो थे मास, वॉल्यूम एंड मोमेंटम। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। देन हमने शुरू किया था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में हमने बात करना शुरू किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में हमने बात करना शुरू किया था। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में हमने बात करना शुरू किया था। प्रॉपर्टीज क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड, है ना। क्या क्या आपके फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही बेसिक आपकी क्या हो जाती है? प्रॉपर्टीज हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड। देन हमने आपकी डेंसिटी के बारे में बात की थी। डेंसिटी क्या होता है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी एक पर्टिकुलर स्पेस में किसी भी मास की कितनी क्वांटिटी या किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, किसी पर्टिकुलर स्पेस में किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, दैट इज नोन एज योर डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट होती थी हमारी केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इसको हमने जब पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो आपकी सीजीएस यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर सीसी। सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है आपकी ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। देन इसके अलावा हमने देखा था कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी 1000 होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम कैलकुलेट करते हैं, वी ऑलवेज कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारी डेंसिटी होती है वाटर की वो हमेशा किस पे हम कैलकुलेट करते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पे ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा मैक्सिमम होती है। अगर आप
टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे तो जो आपकी डेंसिटी है वो भी कम होती जाएगी, है ना? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएँगे तो भी डेंसिटी कम होती जाती है और कम करते हैं तो भी डेंसिटी आपकी कम होती जाती है। इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा हमने देखा था डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है हमारी वो 1.2 केजी पर मीटर क्यूब होती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिलेशन हमने देखा था डेंसिटी का विद टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपकी डेंसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। डेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप हमने देखा था, अगर आप डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो जो आपकी डेंसिटी है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अगर मैं डेंसिटी की एसआई यूनिट के बारे में बात कर, डेंसिटी की डायमेंशन के बारे में बात करूं तो वो क्या होता है आपका एम एल क्यूब और टी जीरो। तो ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेट डेंसिटी के बारे में, जो कि डेंसिटी जैसा ही होता है, बस हम क्या कर देते हैं, डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रेविटी का। अगर मैं डेंसिटी में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिल जाती है वेट डेंसिटी, जो कि होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट की यूनिट हमने देखी थी क्या होती है, मास इंटू, वेट को मैं क्या बोल सकता हूँ, मास इंटू ग्रेविटी और अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम मेरा क्या बन जाता है, डेंसिटी बन जाता है। तो इसको जो निकल कर आता है हमारा वो यही निकल कर आता है कि डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। वेट जो होता है एक तरीके की फोर्स होती है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के भी मैंने आपको बताया था m1 l-2 t-2। और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर की हमने बात की थी, वो कितनी थी आपकी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एयर की मैंने आपको निकालने के लिए बोली थी, वो आ जाती है आपकी 1.24 इंटू 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब। किसकी आ जाती है, एयर की, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और इसके अलावा यहाँ पे आप एक बार इसमें यहाँ पे लिख लीजिएगा वाटर की, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर, नॉट डेंसिटी ऑफ वाटर, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप नोट कर लीजिएगा वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अलावा हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात की थी। बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है आपका, इनवर्स ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी को मैं उल्टा कर देता हूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाता है। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ये मैं यूज करता हूं इन द केस ऑफ गैस। एयर का अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूं तो 0.78 पर मीटर क्यूब होता है, 0.78 मीटर क्यूब पर केजी होता है। और बेसिकली जो यूनिट हो जाएगी मेरी स्पेसिफिक वॉल्यूम की, वो मीटर क्यूब अपॉन केजी हो जाएगी, या सीसी अपॉन ग्राम। डायमेंशन यूनिट की बात करूंगा तो ये हो जाता है मेरा L3 और M-1 L3 मेरी डायमेंशनल यूनिट भी हो जाती थी। चलिए, तो ये सब हमने देख लिया था, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात किया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आपका, एक तरीके का दो फ्लूइड के बीच की, जो दो फ्लूइड की डेंसिटी होंगी, उनके डेंसिटी का क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द कंपैरिजन ऑफ डेंसिटीज बिटवीन द टू फ्लूइड्स, या कंपैरिजन ऑफ वेट डेंसिटी बिटवीन द टू फ्लूइड्स। और बेसिकली आपका एक, हम ऊपर जिस भी फ्लूइड की हम बात कर रहे होते हैं, ऊपर उसकी डेंसिटी या वेट डेंसिटी को रखते हैं, और नीचे हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। स्टैंडर्ड फ्लूइड इन द केस ऑफ लिक्विड आपका वाटर होता है, और स्टैंडर्ड फ्लूइड इन द केस ऑफ गैस आपका एयर होता है। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए अति आवश्यक है जानना। इसके बाद हमने लिक्विड के केस में बात की, और इस तरह हमने बात की ली थी, ये एक तरीके की डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है ना, क्योंकि ऊपर और नीचे आपकी यूनिट सेम हो जाएंगी। ऊपर भी आपका मास इंटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम है, नीचे भी आपका मास इंटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा आपको, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब, ये सारा कट के 1 हो जाएगा। इसलिए एक तरीके से डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अगर वेट डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 9.81 करते हैं, और अगर आपको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट करना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 करते हैं, ठीक। आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ना सिर्फ आपके एफएम के लिए, है ना। सरफेस टेंशन जो है एक काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। थोड़ी सी आपकी चीजें हाइड हो रही होंगी, ठीक है। जहाँ पे हम ये एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको अपने आप को हाइड कर लूंगा। तो बेसिकली जो सरफेस टेंशन है वो काफी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में।
देखिए, आसान शब्दों में अगर मैं सरफेस टेंशन आपको समझाऊँ, तो ज़्यादा अगर हम डिटेल में ना जाएँ और सिर्फ़ मैं आपको आसान शब्दों में सरफेस टेंशन समझाता हूँ, फिर हम डिटेल में भी जाएँगे, ठीक है? तो क्या होता है कि मान लीजिए 2 लिक्विड हैं आपके, 2 आपके फ्लूइड हैं, लिक्विड नहीं 2 फ्लूइड हैं। दिस इज़ फ्लूइड नंबर 1 और इसको दूसरे पेन से दिस इज़ फ्लूइड नंबर 2, ठीक? तो ये आपका फ्लूइड नंबर 1 है और ये आपका फ्लूइड नंबर 2 है। फ्लूइड नंबर 1 के लिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं किसका? फ्लूइड नंबर 1 के लिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं वाटर का और फ्लूइड नंबर 2 के लिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एयर का। तो जो सरफेस 2 फ्लूइड को सेपरेट कर रहा होता है, उसी को मैं बोलता हूँ सरफेस टेंशन। जो सरफेस किसी भी 2 फ्लूइड को सेपरेट कर रहा होता है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? सरफेस टेंशन बोलता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पे यहाँ पे ये जो सरफेस है, इसी को मैं क्या बोलूँगा? सरफेस टेंशन। तो ऐसा सरफेस जो 2 फ्लूइड को आपस में सेपरेट कर रहा होता है, दैट सरफेस इज़ नोन एज़ योर सरफेस टेंशन। ठीक है? तो यही क्या हो जाएगा मेरा सरफेस टेंशन। ठीक है? चलिए अब थोड़ा-सा ये तो बेसिक समझाने के लिए मैंने आपको बताया और थोड़ा-सा इसको अच्छे से एनालाइज़ करते हैं। अगर मान लीजिए ये एक मान लीजिए फ्लूइड है, ठीक है? ये वाटर है इसके अंदर या आपका एक कंटेनर है उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो कंटेनर के अंदर अगर पानी भरा है तो पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है? पूरे पानी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने कोई रैंडमली मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। लेट अस सपोज़ कि हम एक बी मॉलिक्यूल हमने लिया, एक हमने सी मॉलिक्यूल लिया और एक हमने ए मॉलिक्यूल लिया। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी बी मॉलिक्यूल की, अगर मैं बात करता हूँ बी मॉलिक्यूल की, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मैंने कंटेनर लिया, इसके अंदर पानी भरा हुआ था, ठीक है? इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ था। मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ये मेरा बी मॉलिक्यूल है। तो बी मॉलिक्यूल के ऊपर से फ़ोर्स लग रही होगी, नीचे फ़ोर्स लग रही होगी, साइड में फ़ोर्स लग रही होगी, इस तरफ फ़ोर्स लग रही होगी, यहाँ पे फ़ोर्स लग रही होगी, ये फ़ोर्स लग रही होगी, ये फ़ोर्स लग रही होगी और ये फ़ोर्स लग रही होगी। अब ये फ़ोर्स क्यों लग रही होगी? है ना? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये फ़ोर्स क्यों लग रही होंगी? तो जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के उनके बीच में होता है कोहेजन। जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के उनके बीच में होता है कोहेजन। तो इसके जो पास वाले मॉलिक्यूल होंगे ये इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है? इसी तरीके से यहाँ एक मॉलिक्यूल होगा जो इसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा, यहाँ एक मॉलिक्यूल होगा जो इसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा। इस तरीके से मेरा कुछ बन रहा होगा। ये वाले मॉलिक्यूल को एक ये वाला मॉलिक्यूल मान लीजिए इसको हम सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं और इसको एफ ले लेते हैं। तो ये जो मेरा सी वाला मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल को इधर खींचने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन सेम ही से यहाँ पे मेरा जो एफ वाला मॉलिक्यूल है, वो भी इस मॉलिक्यूल को इधर खींचने की कोशिश कर रहा होगा। डी वाला मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मेरा जो ई वाला मॉलिक्यूल है, उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा। ये मेरा मॉलिक्यूल है, ठीक है? मान लीजिए ये मेरा मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इसको वापस खींच ले रहा है। एक मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, एक मॉलिक्यूल इसको वापस खींच ले रहा है। एक मॉलिक्यूल इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, नीचे वाला मॉलिक्यूल उसको वापस खींच रहा है। तो मेरा मॉलिक्यूल अपनी ही पोज़ीशन पे बना रहेगा। ठीक है? ये मेरा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल इसको मैं इधर खींच रहा है, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल इसको वापस यहाँ खींच ले रहा है, तो पोजीशन उसकी सेंटर पे रही। एक मॉलिक्यूल उसको नीचे खींच रहा है, पर दूसरा मॉलिक्यूल उसको वापस ऊपर खींच ले रहा है, तो पोजीशन उसकी वहीं पे सेंटर पे ही बनी हुई है। दैट मीन्स मेरा मॉलिक्यूल कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम में। तो मेरा जो बी मॉलिक्यूल है और जो सी मॉलिक्यूल है, वहां पे जो नेट फोर्सेस आ रही हैं, अगर चारों डायरेक्शन में देखूं तो फोर्सेस बराबर आ रही हैं, तो वहां पे कोई भी एडिशनल फोर्स नहीं है, सारी जो फोर्सेस हैं वो सेटिस्फाइड है, यानी कि कंडीशन कैसी है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अगर मैं करूं तो जितनी फोर्स मेरी बाहर जा रही हैं उसके बराबर ही मेरी फोर्सेस अंदर आ रही हैं, जितनी फोर्सेस ऊपर जा रही हैं उतनी फोर्सेस ही मेरी नीचे आ रही हैं। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस देयर इज जीरो। वहां पे जो समेशन ऑफ अगर मैं सारी फोर्सेस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है? समेशन ऑफ सारी फोर्सेस मेरी क्या आ रही हैं? जीरो आ रही हैं। ठीक है? लेकिन मैं अगर टॉप सरफेस पे मॉलिक्यूल को देखूं, मेरा जो वाटर का टॉप सरफेस है, ये मेरा जो टॉप सरफेस है, यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल को मैं पकड़ूं तो इस मॉलिक्यूल पे नीचे तो फोर्स लगाने वाले मिल जाएंगे मुझे, ये टॉप सरफेस है ना। यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल को पकड़ा है, तो नीचे खींचने वाले भी मिल रहे हैं, यहाँ साइड में भी खींचने वाले मिल रहे हैं, इधर भी खींचने वाले मिल रहे हैं, पर यहाँ तो ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर तो कोई इसको खींच नहीं रहा है। तो यहाँ पे ना मेरा एक पुल डेवलप हो जाता है जो कि मेरे मॉलिक्यूल को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मेरी नेट जो फोर्स है वो जीरो नहीं आ रही ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो कुछ है ही नहीं जो उसको ऊपर खींच के नेट फोर्स जीरो कर दे। तो यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है। ठीक है? यहाँ पे क्या बन जाता है? एक
कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है ड्यू टू एसिमेट्रिकल फोर्स, और यही जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसी को मैं सरफेस टेंशन बोलता हूं। ठीक है, अब यहां पे आपको एक दिख रहा होगा फ्री सरफेस, तो ये फ्री सरफेस क्या होता है? ये फ्री सरफेस क्या होता है? फ्री सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहां पे जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो मेरा फ्री सरफेस मुझे दिख रहा है, यहाँ पे हमेशा जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और वहां पे जो शेयर स्ट्रेस रहेगा वो जीरो रहेगा। फ्री सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे फ्री सरफेस इज अ सरफेस, पूछा जाता है ना ये क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली हमसे पूछा जाता है। तो फ्री सरफेस इज अ सरफेस वेयर नॉर्मल स्ट्रेस इज कांस्टेंट एंड shear stress इक्वल्स टू जीरो। नॉर्मल स्ट्रेस तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, बट जो शेयर स्ट्रेस होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है? जीरो होता है। तो ऐसा सरफेस जहां पे पूरे में एक जैसा स्ट्रेस लाई कर रहा हो, एक जैसा नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा हो, तो ऐसे सरफेस को मैं बोलता हूँ फ्री सरफेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे एयर है, तो जो एयर होगी ना, ये लिक्विड के ऊपर कांस्टेंट स्ट्रेस लगा रही होगी, तो इस सरफेस पे जो स्ट्रेस होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसी सरफेस को मैं क्या बोल दूंगा? फ्री सरफेस बोल दूंगा। सिंपल है। एक लिक्विड है, एक एयर है। लिक्विड लिक्विड के ऊपर जो एयर है वो नॉर्मल हर जगह बराबर स्ट्रेस लगा रही होगी, तो जिस सरफेस पे लिक्विड के एयर नॉर्मल बराबर स्ट्रेस लगा रही होगी, दैट सरफेस इज नोन एज फ्री सरफेस। और जैसा कि मैंने को आपको बताया, जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है उसको नीचे खींच रहे हैं लोग, बाजू में खींच रहे हैं, जैसे कि हमारे होता ही है हमेशा अक्सर कि नीचे खींचने वाले तो हमें मिल जाते हैं, ऊपर उठाने वाला कोई नहीं है, तो उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। जो मॉलिक्यूल है उसको ऊपर उठाने वाला कोई नहीं है, सब नीचे खींचने वाले हैं। तो नीचे खींचने की वजह से ये है मेरी, ये ऊपर वाला टॉप सरफेस है, इसको मैं नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा टॉप सरफेस है। ठीक है, ये मेरा टॉप सरफेस है। इसको मैं नीचे खींचने की कोशिश करूंगा तो इस तरीके से फोल्ड होगी क्या? ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। क्यों फोल्ड हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे तो टेंशन बन जाएगा ना। इसको मैं नीचे खींच रहा हूँ, यहाँ से पकड़ा हुआ है, और इसको मैं ऐसे नीचे खींच रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? टेंशन बन रहा है। तो यही जो टेंसाइल फोर्स होती है, ये जो सरफेस पे ये जो टेंसाइल फोर्स लग रही होती है, यही आपका क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस टेंशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा। पहला क्या? पहला मैंने बोला कोहेजन, है ना, ये मॉलिक्यूल्स के कोहेजन की वजह से आ रहा है। यहाँ पे फोर्स क्यों आ रही है भाई? ये वाला जो टॉप सरफेस है, ये जो टॉप सरफेस है, इसका जो मॉलिक्यूल है उसको नीचे क्यों खींचा जा रहा है? कौन खींच रहा है? तो ये किसकी वजह से आ रही है? कोहेजन की वजह से आ रही है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कोहेजन। सेकंड, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया टेंशन जनरेट हो रहा है, टॉप लेयर पे टेंशन जनरेट हो रहा है। तो यानी कि ये कैसी होती है? सरफेस टेंशन एक तरीके की टेंसाइल फोर्स होती है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है मेरे को? कि सरफेस टेंशन एक ऐसी लेयर होती है जो दो लिक्विड के या दो फ्लूइड को सेपरेट कर रही होती है। उसमें कैसा फोर्स लग रहा होता है? टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है। उसके ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो फ्री होता है। ठीक है, और नीचे जो फोर्स, जो मॉलिक्यूल को नीचे कौन खींच रहा होता है? दूसरे मॉलिक्यूल खींच रहे होते हैं ड्यू टू कोहेजन। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो जो मेरा सरफेस है लिक्विड का, वो बिहेव करने लगता है किसके जैसे? स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा। ये मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा। इट ट्राइज टू मिनिमाइज द एरिया। अगर मैं इसको नीचे खींच रहा हूं तो ये अपना एरिया कम करने की कोशिश कर रहा होगा ना। नीचे किसी कोई चीज है, मान लीजिए ऐसी चीज है कोई, उसको मैं नीचे खींचूंगा तो उसका एरिया कम होगा ना। तो इट ट्राइज टू मिनिमाइज द एरिया to the maximum possible extent resulting in tensile force at the top which is known as surface tension। तो इसका एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस सरफेस पे एक टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही है। दिस टेंसाइल फोर्स इज नोन एज योर सरफेस टेंशन। तो यही आपका क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, इसको दो तरीके से मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। जॉन से भी आपको समझ में आ रहा है, आप उसको रख सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि एक ऐसी लेयर होती है जो दो फ्लूइड्स को सेपरेट कर रही होती है, या एक ऐसी टेंसाइल फोर्स होती है जो कि कोहेजन की वजह से आपके टॉप ऑफ द जो एक लिक्विड है या जो एक फ्लूइड है उस पर लग रही होती है। तो एक तरीके की स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जो कि अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, जिसकी वजह से टॉप पे एक रिजल्टिंग फोर्स, टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो जाती है, और दैट टेंसाइल फोर्स इज नथिंग बट योर सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इट इज अ लेयर विच सेपरेट टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड। इट इज ड्यू टू कोहेजन एंड टेंसाइल इन नेचर। तो कैसी होती है ये? कोहेजन की वजह से होती है और टेंसाइल इन नेचर होती है। बार बार मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, राइट? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। ऐसा यूनिट जो होती है आपकी, वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर, यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस टेंशन का? फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे को? न्यूटन पर मीटर।
ठीक है, तो ये समझ में आया आपको सरफेस टेंशन क्या होता है। अभी मैं सरफेस टेंशन को रिलेट करूंगा वर्क के साथ। अभी तो मैंने बताया सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी भी लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है। सरफेस टेंशन क्या बताया मैंने, किसी भी लेंथ में कितनी फोर्स लग रही है। किसी भी लेंथ पे, ये मेरी मान लीजिए लेंथ है, यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज नोन एज योर सरफेस टेंशन। डिनोट करूंगा मैं किससे, सिग्मा से। सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सरफेस टेंशन को डिनोट किससे कर रहा हूँ, सिग्मा से। ठीक, अब बात इसी के रिलेटेड, मैंने क्या बताया कि सरफेस टेंशन में एक तरीके की क्या होती है, इसमें जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है, ये जो लेयर होती है ना, कैसी होती है, एक तरीके का लिक्विड सरफेस होता है या स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जो अपने एरिया को कम करना चाह रही है। तो अगर मैं सर्कल के केस में देखूं, मान लीजिए मेरा जो वाटर है वो इस तरीके से फ्लूइड है, सर्कल है, तो ये वाली मेम्ब्रेन इधर आने की कोशिश कर रही होगी, है ना, ये मेम्ब्रेन इधर आने की कोशिश कर रही होगी, तो ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है ये इधर जाने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है, अपना एरिया को कम करके। तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन को अपना एरिया कम करने के लिए जो वर्क करना होता है, दैट इज नोन एज योर स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। एक बार फिर से समझते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है कि आपका जो वर्क डन होता है सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका जो सरफेस है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड लाइट स्टेट मेम्ब्रेन एंड ट्राइज टू मिनिमाइज दिस एरिया। तो अपना एरिया को मिनिमाइज करने के लिए कुछ उसने वर्क डन किया होगा, दिस वर्क डन इज नोन एज योर, दिस वर्क डन पर यूनिट एरिया, कितना वर्क डन किया उसने पर यूनिट एरिया में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्टिंग फ्री सरफेस इज नोन एज सरफेस एनर्जी, और ये पर मीटर एरिया के हिसाब से होता है। कुछ नहीं करना हमको, अगर आप देखिए फोर्स, आपको पता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, आपका फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि सरफेस टेंशन क्या होता है, आपका फोर्स अपॉन लेंथ होता है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। फोर्स अपॉन लेंथ को ऊपर नीचे डेल एल से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल एल क्या है कि ये मेम्ब्रेन इधर से इधर तक जो गई है ना, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये मेम्ब्रेन इधर से इधर तक जो गई, इसी को मैंने बोल दिया डेल एल। ऊपर नीचे डेल एल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी डेल एल का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी डेल एल का मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे जब हमने डेल एल का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता है कि फोर्स इनटू लेंथ क्या होता है, आपका वर्क होता है। फोर्स इनटू लेंथ जो होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज वर्क, ठीक है। और लेंथ इनटू लेंथ क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया। तो यहां से मुझे सरफेस टेंशन की एक और यूनिट मिल गई। अब वर्क डन पर यूनिट एरिया आपका सरफेस टेंशन है, पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मेम्ब्रेन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो हमारा मेम्ब्रेन पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, तो इस मेम्ब्रेन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो आपकी स्पेसिफिक एनर्जी है। पर इस वर्क डन को अगर मैं डिवाइड कर दूं एरिया से, उस वर्क डन को मैं डिवाइड कर दूं एरिया से, तो दैट इज नोन एज योर सरफेस टेंशन। और एग्जामिनेशन में कई बार यहां से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो चुका है, एग्जामिनेशन में कई बार यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है कि जो ऐसा यूनिट होती, मतलब कई बार आपको ऑप्शन में न्यूटन मीटर नहीं देगा, आपको ऑप्शन में दे देगा जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर भी आपकी जो यूनिट होती है वो सरफेस टेंशन की ही होती है, ठीक। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए सरफेस टेंशन से रिलेटेड। पहली तो मैं बात करूंगा डायमेंशन की, सरफेस टेंशन की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशन की बात करूं अगर मैं, तो न्यूटन पर मीटर, ठीक है भाई। न्यूटन पर मीटर यानी कि आपका मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन मीटर। मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, मीटर को हम कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, तो मास तो आपका मास हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको नए पेज में करता हूं और चित्र, ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी सरफेस टेंशन की, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मीटर। तो मीटर को मैं लेंथ लिख देता हूँ, है ना, मास को एम लिख दिया। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन को अभी आप एक्सेलरेशन लिखने दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा, मीटर को मैंने लेंथ लिख लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को मैं क्या लिख रहा हूँ, लेंथ लिख रहा हूँ, तो मास इंटू लेंथ अपॉन लेंथ, और सेकंड स्क्वायर यानी कि T2। तो M1
L0 T-2, ये मेरी यूनिट हो जाएगी सरफेस टेंशन की। क्या यूनिट हो जाएगी? M1 L0 T-2। डायमेंशन क्या हो जाएगी? M1 L0 T-2। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, सही किया ना? यहाँ पे आपका न्यूटन पर मीटर, मीटर आपका लेंथ लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T-2 मास मीटर से मीटर आपका कैंसिल, तो M1 L0 T-2, यही आपकी क्या होगी? यूनिट होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, और भी कुछ चीजें हैं सरफेस टेंशन रिलेटेड जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, डायमेंशन से क्वेश्चन आता है। सरफेस टेंशन ऑल्सो एक्ट व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन। तो सरफेस एक्शन तब भी लगता है जब आपका फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में, फ्लूइड अगर आपका रेस्ट कंडीशन में है तब भी आपका सरफेस टेंशन जो है वो एक्ट करता है। सरफेस टेंशन जो गैस में होता है वो नियरली इक्वल टू जीरो होता है। क्यों होता है नियरली इक्वल टू जीरो? क्योंकि अगर जब मैं गैस की बात करता हूं, क्योंकि जब मैं गैस की बात करता हूं तो गैस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, और रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, दूर दूर होते हैं और रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल्स इतने दूर हैं तो कोहेजन की फोर्स कैसे लगाएंगे? कोहेजन तो वही लगा पाएगा ना जो पास पास हो। भाई अगर मैं ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसको कोई इधर एक एक आदमी इधर खींच रहा है और मैं इधर खींच रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पास पास हैं तभी तो इसको खींच पा रहे हैं। अब मैं इतनी दूर हूँ, आपको दिख ही नहीं रहा मैं कहाँ हूँ, तो मैं इसको कहाँ से खींचूंगा? मेरा हाथ इतनी दूर है कि वो खींच ही नहीं पा रहा उसको। तो कोहेजन कैसे होगा? तो गैस के केस में मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि उनमें कोहेजन होता ही नहीं है, और कोहेजन नहीं होगा तो सरफेस टेंशन कैसे होगा? तो बिल्कुल जीरो नहीं होता है, पर समवॉट इक्वल्स टू जीरो ही होता है। ठीक है, बिल्कुल जीरो तो नहीं होता है, पर थोड़ा थोड़ा आपके जीरो के पास ही होता है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सिग्मा वाटर की और सिग्मा एयर की, तो ऑलमोस्ट वो कितना होता है? गैस का तो ऑलमोस्ट जीरो होता है, और अगर मैं रेशियो लेता हूं वाटर और एयर का तो भी वो जीरो के पास ही होता है, 0.0786। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो गैस का इसलिए जीरो होता है, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए सरफेस टेंशन गैस के केस में जीरो होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे भी सरफेस टेंशन जीरो होता है। एंड इसके अलावा आपका जो सरफेस टेंशन का फिनोमेना होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन काफी सारे होते हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन इसमें ये भी होता है कि हम लेड शॉट्स बनाने के लिए सरफेस टेंशन को यूज में लेते हैं। ठीक, तो ये सारी हमारी बातें हो गई सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सरफेस टेंशन रिलेटेड वो सारी हमने कवर कर ली है ना। एक बार रिवाइज करें अगर सरफेस टेंशन को, तो वैसे तो काफी डिटेल में हमने कवर किया सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन को अगर मैं रिवाइज करूं, तो सरफेस टेंशन क्या होती है? आपके दो तरीके के फ्लूइड को सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन या कोहेजन की वजह से ऊपर के सरफेस पे एक टेंसाइल फोर्स बन जाती है, टेंसाइल फोर्स एक्ट करती है, दैट टेंसाइल फोर्स इज नोन एज सरफेस टेंशन। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो अपने आप को नीचे खींच के एरिया को कम करना चाह रही होती है। तो ये जो वर्क डन होता है इस एरिया को कम करने के लिए, उसको मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक एनर्जी। और सरफेस टेंशन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका न्यूटन फोर्स अपॉन लेंथ, न्यूटन पर मीटर, या वर्क डन अपॉन एरिया। ये भी आपका सरफेस टेंशन का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अब बात करते हैं सरफेस टेंशन के अलग अलग केसेस, है ना। सरफेस टेंशन के अलग अलग केसेस, तो तीन केसेस के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तीन केसेस के बारे में बात करेंगे। एक आपका बात करेंगे, एक हम बात करेंगे बबल का केस। सरफेस टेंशन बबल में कितनी होती है? ठीक है, बबल में सरफेस टेंशन कितनी होती है? देन आपका ड्रॉप में कितनी होती है? और आपका जेट में कितनी होती है? ठीक है, बबल में कितनी होती है, ड्रॉप में कितनी होती है, और जेट में कितनी होती है। इसी सीक्वेंस से हम बात करेंगे, पहले बबल फिर ड्रॉप फिर जेट। तो इसलिए मैंने आपका सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके, सॉरी पहले हम बात करेंगे ड्रॉप के बारे में। ठीक, तो ये मैंने एक ड्रॉपलेट लिया, ये मेरी एक ड्रॉपलेट है, दिस इज माय ड्रॉपलेट। और इस ड्रॉपलेट को मैंने 20 से काट दिया, क्योंकि बिना काटे मैं उसका एनालिसिस कैसे करूंगा ना, जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा, उसको काटूंगा तभी तो मैं उसका एनालिसिस कर पाऊंगा। तो मैंने ड्रॉप को आपस में 20 से काट दिया। जब मैंने ड्रॉप को काटा तो मुझे दिख रहा है कि जो अंदर वाला सरफेस है ड्रॉप का, है ना, मान लीजिए कोई ड्रॉप है, ये एक ड्रॉप है, इसको मैं काट रहा हूं, तो इसके अंदर तो पूरा पानी भरा है ड्रॉप के, है ना, बाहर एयर है, इधर पे एयर है, अंदर इसके पानी भरा हुआ है। ऐसे देखिए यहाँ, ये मेरा ड्रॉप है ना। तो ड्रॉप ये थोड़ा सर्कल नहीं है पर इसको आप सर्कल मान लीजिए। तो ये आपका ड्रॉप है और इसके बाहर क्या है, एयर है। ठीक है, अब
मुझे ये चीज तो पक्का पता है कि मेरा जो ड्रॉप है उसमें जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, ये जो मेरा ड्रॉप है इसमें जो बाहर से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, मान लीजिए ड्रॉप में मैं बाहर से प्रेशर लगा रहा हूँ, तो ये जो बाहर से प्रेशर लग रहा है और इसके अंदर से जो प्रेशर है ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये ड्रॉप जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, बस्ट हो जाएगा, पर वो ड्रॉप तो बस्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन का मतलब ये होता है कि आउटसाइड फोर्स एंड इनसाइड फोर्स दोनों बराबर है। आउटसाइड फोर्स एंड इनसाइड फोर्स दोनों बराबर है, तभी मैं बोल पाऊंगा कि मेरा जो ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये पॉइंट मुझे क्लियर है। अब मेरे को बस मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर निकालना है। अगर मैं इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर निकाल लेता हूं और इनको इक्वेट करा देता हूं तो मुझे सरफेस टेंशन मिल जाएगा। तो इनसाइड प्रेशर कितना होगा? इनसाइड प्रेशर तो सरफेस टेंशन के बराबर ही होगा, है ना? इसके अंदर कितना प्रेशर लग रहा होगा? इसका पहली बात तो जो इनसाइड से प्रेशर लग रहा होगा क्या वो पूरे सरफेस पे लग रहा होगा? नहीं, वो तो सिर्फ जहां जहां मेम्ब्रेन होगी, जहां जहां मेम्ब्रेन बन रही होगी वहां पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा, बीच में तो वाटर है। तो सरफेस टेंशन मेरी बाउंड्री पे लग रहा होगा। तो यहाँ पे आपको बाउंड्री दिख रही है ये, तो सरफेस टेंशन तो सिर्फ बाउंड्री पे लग रहा होगा ना, क्योंकि बाकी तो अंदर वाटर है और सरफेस टेंशन तो सरफेस पे लगता है ना? तो यहाँ पे मेरा सरफेस टेंशन लग रहा होगा, इस सरफेस पे मेरा सरफेस टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन कितना लग रहा होगा? जो सरफेस टेंशन है और ये पूरा जो मेरा ये पूरे सर्कल पे लग रहा होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 2 पाई आर, सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा। तो मेरा इनसाइड प्रेशर कैसा हो गया? सिग्मा इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे फ्री सरफेस कितने हैं? ये आपका फ्री सरफेस है, अंदर वाटर है, तो आपका एक ही ऐसा सरफेस है जो वाटर और एयर को सेपरेट कर रहा है ना? अंदर तो पूरा वाटर है, ये मान लीजिए ड्रॉप है, तो ड्रॉप के अंदर वाटर है और बाहर एयर है, तो एक ही सरफेस है जो इनको सेपरेट कर रहा होगा। एक ही सरफेस है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्री सरफेस एक है। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे फ्री सरफेस बताने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जब मैं बबल का केस डिस्कस करूंगा ना आपसे, तो वहां पे फ्री सरफेस तो होंगे। ठीक है, जब वो डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पीआई कितना हो गया? सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटरनल प्रेशर। अब इसमें बाहर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो तो पूरे ड्रॉप पे लग रहा होगा। इस पे मैं बाहर से प्रेशर लगाऊंगा तो पूरे ड्रॉप पे लगाऊंगा। तो बाहर से प्रेशर लग रहा है पी और पूरे सर्कल पे लग रहा है। यहाँ पे सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल है, तो कितना लग रहा होगा? पी इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना प्रेशर लग रहा होगा? पी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा को इनसाइड प्रेशर अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनसाइड प्रेशर की बात करूं, इनसाइड प्रेशर मेरा कितना था? सिग्मा, क्योंकि ये मेरा सरफेस है, तो इसकी जो बाहर बाहर वाली बाउंड्री है ना, यहाँ पे बस सरफेस टेंशन लग रहा होगा, बीच में तो लगेगा नहीं क्योंकि बीच में सरफेस है नहीं। सरफेस तो बाहर बाहर बस है ना, सरफेस तो मेरा सिर्फ बाहर बाहर है, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा। तो इनसाइड से जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ मेरे बाहर बाहर से लग रहा होगा। ठीक है, पर बाहर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो तो यूनिफॉर्म है। मान लीजिए बाहर से कौन प्रेशर लगा रहा है? बाहर से एयर प्रेशर लगा रही है, जो भी प्रेशर लगा रहा है वो तो पूरा सरफेस पे लगा रहा है ना, तो वो सरफेस फोर्स हो गई। पर जो मेरा सरफेस टेंशन है वो क्या हो गई? बॉडी फोर्स, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे लग रही है बस, है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स बताया था। तो इनसाइड प्रेशर आपका कितना है? आपका यहाँ पे इनसाइड प्रेशर कितना है? सिग्मा इंटू 2 पाई आर। आउटसाइड प्रेशर कितना है? पी इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मेरे ड्रॉप को इक्विलिब्रियम में रहना है तो इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा? अगर ये बराबर नहीं होगा तो अदरवाइज ठीक है, एक बार आप यहाँ पे डायग्राम मुझे लग रहा है आपको दिखा नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, ये आपका आउटसाइड प्रेशर जो लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है? पूरे के पूरे सरफेस पे लग रहा है। तो दिस इज योर सरफेस, तो बाहर से पूरा सरफेस, और ये सरफेस कितना है? पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और इनसाइड से जो प्रेशर लग रहा है ये सिर्फ बाहर बाहर लग रहा है। तो कितना लग रहा है? सिग्मा, और कितने में लग रहा है? ये पूरे फेरेफेरी पे लग रहा है, पूरे सरकमफेरेंस पे लग रहा है, तो पी सिग्मा इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर, तो पी इंटू पाई आर स्क्वायर, पी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी अगर पी इंटरनल शुड बी इक्वल्स टू पी आउटर, अदरवाइज
बबल विल कोलैप्स, बबल विल कोलैप्स। ठीक है, तो इसको आप इक्वेट करा दीजिए, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू पी इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेट कराएंगे, आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन आर। आर क्या होता है आपका d/2, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 4 सिग्मा अपॉन डी। तो यही आपका क्या होता है बबल के केस में फॉर्मूला, 4 सिग्मा अपॉन डी। सिग्मा क्या है आपका सरफेस टेंशन है, डी आपका डायमीटर ऑफ ड्रॉप है, और पी आपका प्रेशर इन ड्रॉप है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने ड्रॉप को एनालाइज कर लिया। ड्रॉप में जो हमारा प्रेशर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन डायामीटर। क्या हमारा हमने सरफेस टेंशन निकालना सीख लिया किसके केस में, बबल के केस में। सरफेस टेंशन इसको आप रिलेट कर सकते हो, देखिए यहाँ पे हमने जो प्रेशर के टर्म में लिखा तो आप इसको सिग्मा के टर्म्स में ले सकते हैं, पीडी अपॉन 4। ठीक है, कई बार क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, अगर आपको क्वेश्चन में सरफेस टेंशन गिवन है तो आप क्या लिख दोगे 4 सिग्मा अपॉन डी करके प्रेशर निकाल लोगे। अगर आपको प्रेशर आउटसाइड द बबल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा आपका 4 सिग्मा अपॉन डी। लेकिन अगर आपको प्रेशर दिया है और सरफेस टेंशन निकालना है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा आपका पीडी अपॉन 4। ये दोनों चीजें आप रिलेट करके रखिएगा। प्रेशर आउटसाइड से जो लग रहा है वो प्रेशर है, सिग्मा जो अंदर से आपके सरफेस टेंशन में लग रहा है, सरफेस पे जो टेंशन आ रही है दैट इज योर सरफेस टेंशन, और वो आपका इंटरनल प्रेशर है। और उसके अलावा आपका डी जो है वो आप डायमीटर ऑफ द बबल है। तो ये पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर आपको रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके सारे पॉइंट हो जाते हैं रिलेटेड टू बबल। बबल के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे आपके, सॉरी हमने ड्रॉप की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बबल की, है ना। तो बबल देख लीजिए आप किस तरीके से होता है। बबल में एक चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, बबल में दो फ्री सरफेस होते हैं। बबल में दो फ्री सरफेस होते हैं। अब दो फ्री सरफेस कैसे होते हैं, एक सरफेस तो देखिए बबल को हम समझते हैं थोड़ा, इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बबल कुछ इस तरीके का हुआ, एक ये बाहर वाला सरफेस और एक ये अंदर वाला सरफेस, है ना। यहाँ पे क्या भरा रहता है, वाटर भरा रहता है। यहाँ पे एयर होती है बबल में और यहाँ पे भी एयर होती है। तो यहाँ पे एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है एक सरफेस, तो ये आपका फ्री सरफेस हो गया। वाटर और एयर को एक सरफेस सेपरेट कर रहा है तो ये भी एक फ्री सरफेस हो गया। तो यहाँ पे मेरे दो फ्री सरफेस हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे दो फ्री सरफेस हो रहे हैं बबल के केस में। ये एक फ्री सरफेस हो गया, एक फ्री सरफेस मेरा ये है, और एक फ्री सरफेस मेरा ये है। तो दो फ्री सरफेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और बीच में मेरा भरा हुआ है वाटर यानी कि पानी, और उसके ऊपर एयर है, यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है। तो फ्री सरफेस मेरे यहाँ पे दो हैं, तो फ्री सरफेस यहाँ पे दो हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मेरा सरफेस टेंशन जब सरफेस दो है तो सरफेस टेंशन भी दो जगह लग रहा होगा। एक तो सरफेस टेंशन इधर पे लग रहा होगा और एक सरफेस टेंशन इधर पे लग रहा होगा। सरफेस टेंशन ही मेरा दो जगह लग रहा होगा ना। देखिए यहाँ पे ये तो दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये सरफेस टेंशन है, थोड़ा सा हम इसको उधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एक तो सरफेस टेंशन, ये जो ग्रीन से दिख रहा है आपको, है ना, इसको मैं येलो कर देता हूँ, सॉरी व्हाइट किसी और कलर से कर लेते हैं हम ताकि और अच्छे दिखे आपको। तो एक तो सरफेस टेंशन ये दिख रहा होगा आपको जो मैंने पिंक कलर से बनाया, ये बाहर वाले सरफेस पे सरफेस टेंशन है। और जो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा वो अंदर वाले सरफेस टेंशन से सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे दो सरफेस टेंशन लग रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास दो सरफेस टेंशन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दो सरफेस टेंशन दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे प्रेशर इनसाइड अगर मैं बात करूं तो सिग्मा सिग्मा इंटू 2 पाई आर, बिल्कुल सही है। पर दो फ्री सरफेस है ना, एक सिग्मा इंटू 2 पाई आर करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, एक सिग्मा इंटू 2 पाई आर करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। और जब एक और बार सिग्मा इंटू 2 पाई आर करूंगा तो दो दो बार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू 2, क्योंकि दो सरफेस पे सरफेस टेंशन लग रहा है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन एक अराइज होना चाहिए कि जब मैं रेडियस की बात कर रहा हूं तो अंदर वाले सरफेस के लिए रेडियस मेरा r1 होना चाहिए और बाहर वाले सरफेस के लिए मेरा रेडियस जो है वो r2 होना चाहिए, है ना। मेरा रेडियस तो अलग अलग है ना। यहाँ पे मेरे जो रेडियस है वो तो अलग अलग है, ये मेरा एक सरफेस है और ये मेरा दूसरा सरफेस है। तो चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे भी सरफेस टेंशन है, यहाँ पे भी सरफेस टेंशन है। तो जब मैं अंदर वाले की बात करूंगा तो मेरा जो सरफेस टेंशन आना चाहिए, मतलब जो मेरा प्रेशर इनसाइड वाला आना चाहिए, वो आना चाहिए सिग्मा इंटू यहाँ तक, सिग्मा इंटू 2 पाई R1।
और जब मैं बाहर तक की बात करूं तो मेरा R2 होना चाहिए, तो मेरा जो P इनसाइड आना चाहिए वो आना चाहिए सिग्मा इंटू 2 पाई R2। तो टोटल इनसाइड प्रेशर जो मेरा आएगा, टोटल इनसाइड प्रेशर जो मेरा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए सिग्मा इंटू 2 पाई R1 प्लस R2। पर यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ऐसा तो नहीं किया, यहां पे मैंने क्या कर दिया, सिग्मा इंटू 2 पाई R इंटू 2 कर दिया। तो ये कैसे कर दिया मैंने? तो इसका आंसर ये है कि जब मैं बबल की बात करता हूं तो आप मुझे बताइए, जो बबल का ये सरफेस है जहां पे पानी भरा है, बबल आपने देखा होगा है ना, बबल आपने देखा होगा, यहाँ पे बना भी है, मैंने बबल बनाया हुआ है। तो ये जो एरिया, ये सरफेस है बहुत पतला है, तो इसमें आप R1 R2 नहीं कर सकते। वैसे ही आप इतने छोटे बबल की बात कर रहे हो, अब उसके अंदर भी जो आपका सरफेस है जहां पे वाटर भरा हुआ है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही कम, तो उसमें आप R1 R2 नहीं कर सकते। तो इसलिए आप उस दोनों को क्या ले लेते हो, आर ले लेते हो। इसलिए यहाँ पे जो इनसाइड प्रेशर निकल कर आता है वो निकल कर आता है सिग्मा इंटू 2 पाई R इंटू 2। सिंपल है, सिग्मा इंटू 2 पाई R इंटू 2। तो प्रेशर आउटसाइड अगर बबल की बात करेंगे तो वो सेम रहेगा, P इंटू पाई R स्क्वायर। अगर बबल को इक्विलिब्रियम में रहना है तो आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर बराबर होगा, अदरवाइज बबल बस्ट हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेट करा देते हैं। जब मैं इसको इक्वेट कराता हूं, सिग्मा इंटू 2 पाई R इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई R इंटू P इंटू पाई R स्क्वायर। तो P का आ जाता है मेरा 4 सिग्मा अपॉन R, और R मेरा होता है D/2। तो जब मैं R इक्वल्स टू D/2 पुट करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा 8 सिग्मा अपॉन D। ठीक है, क्या हो जाएगा वो मेरा 8 सिग्मा अपॉन D। समझ में आया? पहले मैंने किसकी बात की, टॉप की बात की। टॉप में मेरा कितना आया, 4 सिग्मा अपॉन D। फिर मैंने बात की बबल की, बबल में कितना आया, 8 सिग्मा अपॉन D। तो ये दोनों चीजें क्लियर है एकदम, है ना? कैसे आता है, क्यों आता है, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से इसको रटा जा सके, पर रटने की जरूरत कहीं पे भी एफएम में नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, हम ये कोशिश करेंगे कि हमें कुछ भी रटना ना पड़े। लेकिन अभी इसके बाद हम जेट की बात करेंगे, और जेट के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तीनों का एनालिसिस करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, इस सेशन में हम यही इतना ही देखते हैं, और थोड़ा सा एक बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में इसके आगे से हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है ना? कोई दिक्कत या कोई समझ में तो आ ही गया होगा कि किस तरीके से हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा फंडा क्या है हमारा, देखिए इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि मेरा चाहे ड्रॉप हो चाहे बबल हो, मेरा इनसाइड का प्रेशर और मेरे आउटसाइड का प्रेशर, इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर बराबर होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये क्लियर है? इसके अलावा बाहर से जो प्रेशर लग रहा होगा पूरे सरफेस पे लग रहा होगा, इसलिए मैं हमेशा एरिया की बात कर रहा हूँ, है ना, पूरे सरफेस पे लग रहा होगा इसलिए एरिया की बात कर रहा हूँ। अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से वो प्रेशर मैं देखना चाह रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज पे लग रहा है, और बाउंड्रीज में होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता है सर्कल का 2 पाई R। तो इनसाइड प्रेशर में हर जगह मैं 2 पाई R की बात कर रहा हूँ। जब मैं इनसाइड प्रेशर ले रहा हूँ तो सिग्मा इंटू 2 पाई R कर रहा हूँ, सिग्मा इंटू 2 पाई R। लेकिन जब मैं आउटसाइड प्रेशर कर रहा हूँ तो P इंटू पाई R स्क्वायर। इनको इक्वेट कराया मैंने, R से R कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा मेरा, फिर सिर्फ मेरा बचता है P इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन R। P इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन R। सिंपल है ना? सिंपल है, बस यही चीजें हमको यहाँ पे समझनी है। ठीक, और जब मैं बबल की बात करता हूँ तो बबल में दो फ्री सरफेस हो जाते हैं। बबल क्या होता है, हॉलो होता है, इस तरीके से बबल है ना, ये देखिए ये है बबल, है ना, बिल्कुल सेम इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए ये एयर है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ पे भी एयर है, और जो मेरा ये वाला सरफेस दिख रहा है यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, इतने सरफेस पे बस वाटर है, ये वाला वाटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री सरफेस दो है। एक तो जो ऊपर वाला सरफेस दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको आप ऐसे देखेंगे अगर, तो जो आपका ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाले सरफेस पे अलग सरफेस टेंशन होगा, नीचे वाले सरफेस पे अलग सरफेस टेंशन होगा। तो यहाँ से जो सरफेस टेंशन, यहाँ पे जो सरफेस टेंशन, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इसलिए मल्टीप्लाई बाय हमने 2 कर दिया होता है बबल के केस में। बबल के केस में हमने क्या किया होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया होता है। ठीक है, तो यही हमारा दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस हो जाता है इन द केस ऑफ बबल एंड इन द केस ऑफ आपका, एक तो बबल का केस हो गया और एक हमारा किसका केस हो गया, ड्रॉप का। तो बबल में आया मेरा 8 सिग्मा अपॉन डी और ड्रॉप पे आया मेरा 4 सिग्मा अपॉन डी। अगले सेशन में हम बात करेंगे जेट के बारे में। ठीक है, इस सेशन में चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमने देखी और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तक तो हमने देख लिया था, अब बेसिकली हमने सरफेस टेंशन के बारे में बात की। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन आपके सरफेस पे जो टेंशन लग रहा है, कई बार मैंने डिस्कस कर लिया सरफेस टेंशन क्या होता है ना, बार बार नहीं कर रहा हूँ डिस्कस। न्यूटन पर मीटर यूनिट होती है आपकी, फोर्स अपॉन लेंथ, डायमेंशन की मैंने बात की आपसे। डायमेंशन क्या निकल कर आई हमारी, M1L0T-2। और जो वर्क डन करते हैं उस सरफेस टेंशन को करने के लिए, मतलब वो एरिया को मिनिमाइज करने के लिए, उसको हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं।
बाकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, या फोर्स अपॉन लेंथ, या वर्क डन अपॉन एरिया, या जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले सेशन में और अच्छे से डिटेल में हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। लिक्विड की बात की, लिक्विड में हमारा आया ड्रॉप में बात की हमने, ड्रॉप में आया 4 सिग्मा अपॉन डी और बबल में आया 8 सिग्मा अपॉन डी। नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करूंगा किसके बारे में, जेट के बारे में, और तीनों को मैं एनालाइज करके दिखाऊंगा आपको। तीनों का जो रेशियो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, फिर कोहेजन एडिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, नोट्स बनाना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद हमारा जैसी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड खत्म होगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके जेईई लेवल के क्वेश्चन करेंगे और ईएससी के पीवाईक्यूज भी करेंगे, तो उससे कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर होंगे। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको और मजा आएगा, और सारी चीज़ें आप देखिएगा आपको बनेंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सारे आपको बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।